हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम फिजिक्स क्लासेस, जहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, जिसमें हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकेंड पार्ट मतलब एप्लीकेशन तक देख लिया था, थर्ड एप्लीकेशन हम देखेंगे। ओके, थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, टू डिराइव द फिजिकल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल फार्मूला डिराइव करते हैं। तो अब ये कैसे होता होगा, हमारे क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कुछ दिया हुआ फैक्टर्स है उन पर डिपेंड करता है, या दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी है उन पर डिपेंड करता है। तो उस डिपेंडेंट जो फिजिकल जो जिस पर डिपेंडेंट है ये फिजिकल क्वांटिटी, उसके टर्म में हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, कोई नहीं। आज के जो लेक्चर है इसमें ये तो पढ़ेंगे, साथ साथ हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला एप्लीकेशन है इसमें डिफरेंट जेईई मेंस, नीट, एडवांस सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से ज़्यादा पिक किया जाता है क्वेश्चंस। एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आए हुए IIT से। तो हम एक एक करके बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, हमने लिख रखा है टू डिराइव फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला की मदद से इफ वी नो दैट ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन सम अनदर फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम जानते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है ना इस अनदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है, देन वी कैन फाइंड द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिस पर वो डिपेंडेंट है उस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इसमें ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, बस क्वेश्चंस के थ्रू ही समझना है इसको। ये क्वेश्चन सॉल्व समझ लीजिए। Find the time period of a simple pendulum if it depends upon length, acceleration and acceleration due to gravity। ये and लिखा हुआ है, ऐसे है and लिखा हुआ है, वैसे इसको ऐसे लिखो या सिंबल्स में ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसको and कर दो, देखिए। तो ये जो है ना इसके टर्म में मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के टर्म में आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे होता क्या है, ये है सिंपल पेंडुलम, ये जानना जरूरी है। सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, तो सिंपल पेंडुलम क्या है, किसी स्ट्रिंग से जब किसी रिजिड सपोर्ट से, वैसे बहुत टिपिकल सा डेफिनेशन होता है इसका, व्हेन inextensible string is attached with infinitely rigid support, then it is known as simple pendulum। ठीक है, एक ब्लॉक जब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से इनफाइनाइटली रिजिड सपोर्ट से जब सस्पेंडेड होता है, तब हम इसको इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इतना तो समझ में आ गया हमें। अब हमें ये करना है कि इसका टाइम पीरियड का क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो ये लेंथ है, ठीक, और ये एक बार ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आएगा, मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जितना टाइम लगेगा, ए है, ओ है, ओ से ए तक जाएगा, फिर ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक एंड बी से ओ तक। तो ये जो ऑक्सीलेशन होगा एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट किसी भी ब्लॉक का, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये हमको बताना है। ओके, तो T will depends upon length of the string के लेंथ पर, एंड T मतलब टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा क्वेश्चन कहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कंबाइनिंग एबव इक्वेशन, अगर ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करें, कंबाइन करें, तो अगर कंबाइन करिएगा तो क्या हो जाएगा, TLAGB। ओके, इतना हो जाएगा, कोई एक कांस्टेंट लगा लीजिए KLAGB। ओके,
और यहाँ पर इक्वेशन एक कोई मान लो स्टार करके कोई इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ के क्या है, के ए डायमेंशनल, हेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये ना बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, ले बेसिक क्वेश्चन है, तो बोर्ड लेवल में ये आएगा, तुमसे स्कूल में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। तो m0 l0 t1, ओके, और यहाँ पर k तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यहाँ l है, a है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2, ये भी है, ओके। और यहाँ पर ये दोनों चीज हमें पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इनके पावर को इक्वेट करेंगे। पहले तो इसको मैनिपुलेट कीजिए, m0 l0 t1 एंड m तो यहाँ पर है ही नहीं, l टू द पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b एंड t टू द पावर क्या होगा बताओ मुझे, t टू द पावर माइनस 2b, ओके। इक्वेटिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, ठीक है, इक्वेटिंग, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से होता है, इक्वेटिंग दोनों साइड द पावर बोथ साइड, दोनों साइड जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़े थे कि जब इक्वल टू से कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में कनेक्टेड हो तो उनके डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे ही चीज यहाँ पर ये फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नहीं प्रिंसिपल ऑफ, देखिए एल ई होता है, मैंने जो इस सीरीज में पढ़ाया ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पी एल लिख दिया, वहाँ गलत है, उसको करेक्ट कर लिए और लिखे क्या, पी एल ई। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, एक बार बार नहीं लिखेंगे, मैं पूरा एक बार एक क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, बाकी सब में थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे। देखिए यहाँ है, और ये -2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1, ए इक्वेशन 1 में पुट करें तो a -1/2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। इतना क्लियर है। अब इतना जब क्लियर है ना, तो यहीं पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके लिख देता हूँ। करना क्या है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन व्हाट, स्टार, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में आप अगर a एंड b की वैल्यू पुट करें तो t इक्वल टू k l टू द पावर a की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंड g टू द पावर b की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, ठीक है। तो k यहाँ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, और इस k की जो वैल्यू होती है 2π होती है फ्रॉम अनदर मेथड, किसी दूसरे मेथड से, अनदर मेथड, ठीक है। कोई दूसरा मेथड अगर उपयोग में लेना तो यहाँ हेयर k इक्वल टू अपन पुट कर सकते हैं, हेयर k इक्वल टू 2π फ्रॉम अनदर मेथड, दूसरा मेथड का उपयोग करके। तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2π l √l अपॉन g, अंडर रूट की वैल्यू लगा करके लगा देंगे। तो ये जो है ना अपना, ये 2π अपॉन l, ये है टाइम पीरियड। समझ में आई बात है, इतनी क्लियर है कंसेप्ट, और क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ट बनाते हैं, ठीक है। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है ना बोर्ड लेवल क्वेश्चन, ये इसमें कह रहा है कि एक जो है ना ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, m मास का ब्लॉक वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस जो है ना वो कितनी है, r, ठीक है। हमें ये कह रहा है, और उसकी वेलोसिटी भी है, हमें ये कह रहा है कि
सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंटर के बाहर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है। तो सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। ओके, अब यहां पर जैसे आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो 9th में भी पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ सर्कुलर पाथ पर जब ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वैसे ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स जो है ना इन बातों पर डिपेंड करता है, एक क्या, मास ऑफ द ब्लॉक, दूसरा वेलोसिटी, एंड तीसरा जो है फोर्स रेडियस, जिस सर्कल पर मूव करता है उस सर्कल के जो रेडियस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो कंबाइनिंग एबव इक्वेशन, अगर तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ए वेलोसिटी बी आर सी, ओके, एफ इक्वल टू के एम ए वी बी आर सी, और के यहाँ क्या है बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो आगे फर्दर करो, फिर ये जो है ना इसका फोर्स का डायमेंशन होगा m, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जस्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, दोनों तरफ लिखो डायमेंशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, m l t माइनस 2, ठीक है, फोर्स की वैल्यू है, और मास जो है ना वो m है, m टू द पावर a, वेलोसिटी जो है वो कितने, l t माइनस 1, एंड r जो है ना वो l c है। ठीक है, तो m l t माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टू द पावर a l l b प्लस c, b प्लस c एंड t माइनस b। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो इक्वेट करो बोथ साइड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का यूज कीजिए। अगर दोनों तरफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइएगा तो क्या होगा, पावर इक्वल हो जाएगा, पावर इक्वल कीजिए, m इक्वल टू क्या होगा 1, b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 1, एंड माइनस b इक्वल टू क्या होगा माइनस 2। ओके, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और इक्वेशन जो मान लो 1 हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर b की वैल्यू करें तो पुटिंग b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में रखें तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 माइनस 2 तो माइनस 1। अब हम इन्हीं सब वैल्यू को a b एंड c वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन को स्टार बना लो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन स्टार। इस स्टार वाले इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, देखिए f इक्वल टू के एम, m टू द पावर क्या होगा a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, m v की जगह पर 2, r टू द पावर माइनस 1। तो k की जगह पर फ्रॉम अनदर मेथड, फिर यहाँ वही लगाएंगे, क्योंकि ये अनदर मेथड क्या है, तो जब तुम पढ़ोगे ना चैप्टर तो वहां पर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चैप्टर पढ़े नहीं है तो इसलिए कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि अनदर मेथड हमको लिखना पड़ रहा है। ओके, अब मतलब के की जो वैल्यू 1 आएगी वो आप वहां सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर k इक्वल टू 1 फ्रॉम अनदर मेथड, ये तो दूसरे मेथड का उपयोग करके। ओके, तो f इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर माइनस 1, तो f इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये हो गया तुम्हारा ये। ओके, तो यही था पूरा कंप्लीट एनालिसिस। ओके, ये भी बोर्ड लेवल क्वेश्चन ही है, और ये क्वेश्चन जो है आपको स्कूल लेवल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको बस कंसेप्ट लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, पावर इक्वेट कर देंगे, और उसके बाद सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं। अब हम इस पर बेस्ट दूसरे आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जो है 2017 मेंस में आया हुआ है। ठीक है, 2017 के जेई मेंस में, ठीक है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम t, वेलोसिटी c and angular momentum h are chosen as a functional quantities instead of mass, length and time। मतलब अभी तक जो मास लेंथ तीन ही तो ले रहे थे, अभी मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में जो बेसिक जो है वही डायमेंशन है, उसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो उसके जगह पर टाइम, वेलोसिटी c एंड एंगुलर मोमेंटम h, ठीक है, ये दिया हुआ है। ज्यादातर केस में h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल होता है। ठीक है, बट यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट की जगह पर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। इन टर्म्स ऑफ दिस द डायमेंशंस ऑफ मास वुड बी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में क्या होगा। तो देखो सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका है, इन सब चीजों को मैंने बताया आपको कैसे सॉल्व करना है इजी तरीके से। तो देखिए ज्यादातर आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी आंसर निकालें। देखिए जो इन टर्म्स ऑफ दिस द डायमेंशन ऑफ मास वुड बी, देखो मास डिपेंड कर रहा है किन किन बातों पर, मास डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो, t टू द पावर a, वेलोसिटी c टू द पावर b एंड एंगुलर मोमेंटम c। ओके, इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अब हमें इसका जो है ना डायमेंशन निकाल के देना है कि ये सही क्या होगा। अब देखो m इक्वल टू k लिखना पड़ेगा, और k डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। जनरली जब दिया नहीं है तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट ही है। t टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन t होगा a। c स्पीड ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी t-1 b एंड h जो है ना एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम जानते हैं ना क्या होता है, L m v r। ठीक है, p इंटू मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू r, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m L t-1 और इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर t-1। यही तो है एंगुलर मोमेंटम। तो m L स्क्वायर t-1 इक्वल टू c है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये जब समझ में आ गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं m1 L0 t0, और k डायमेंशन लेस है तो इसको हटाओ, m को इधर लाओ, m टू द पावर कितना होगा वो बताओ मुझे, m टू द पावर c। l का डायमेंशन क्या होगा, l टू द पावर b एंड 2c, b प्लस 2c एंड t टू द पावर क्या हो जाएगा, a माइनस b एंड माइनस c, a माइनस बी एंड माइनस सी। क्लियर है, कोई दिक्कत। जो हमें जहां तक लाना था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, वहां तक तो ये टर्म आ चुका है। तो अब क्या करना है कि ये जो है ना के कांस्टेंट लगा करके हमने इसकी डायमेंशन लिख दी। अब ये है ना, इसको अगर हम मैनिपुलेट करेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड दोनों तरफ अगर पावर को इक्वेट करें तो m की वैल्यू जो है ना ये 1 होगी, l जो है ना b प्लस 2c इक्वल टू 0 होगा एंड a माइनस बी माइनस c इक्वल टू 0 होगा। तो c की वैल्यू अगर 1 रखे इसमें, मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 में रखें तो b प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर b इक्वल टू इतना। अब b एंड c की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं, फिर पुटिंग
पुटिंग वैल्यू ऑफ b equal to -2 and c equal to 1 in equation what, in equation 2, दूसरे नंबर इक्वेशन में रखेंगे। तो a माइनस टू माइनस सी इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू +2 - 1 इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a -1 हो जाएगा, तो -1, कोई दिक्कत। अब हमें a b एंड c तीनों का जो है वैल्यू निकल चुका है, तो अब हम वो क्या करें, इसमें वो पुट कर दें और k के साथ पुट करेंगे। k यहां पर भी लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू k t⁻, व्हाट, a के जगह पर कितना लिखेगा, तो -1, और b के जगह पर कितना लिखोगे, c⁻² एंड h के जगह पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 ही तो है h के जगह पर, मतलब c के जगह पर 1 है, तो h के पावर 1 होगा। तो ये हो गया तुम्हारा। आप k की जगह पर 1 ले लो, ये देखोगे ना, तो ये आ जाएगा t-1 बेटा c-2 h1, और यही c वाला मतलब ऑप्शन जो होगा c, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका c वाला। ठीक है, t-1 c-2 एंड h⁻1, ये सी ऑप्शन सही है। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले इसको रफ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रफ करके। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं नीट में आते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वाटर का, वो वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको डिड्यूस करना है लैम्डा, रो एंड जी में विद द रिलेशन वेलोसिटी ऑफ वाटर का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो v इक्वल टू इतना तो है, v इक्वल टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, रो b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c। Here k is a dimensionless constant, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, m0 L1 t-1। ठीक है, और k तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, L⁴ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो m L-3 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L⁻². क्लियर है, और क्लियर है तो यहाँ आइए m0 L1 t-1 प्यारे बच्चों, m⁻b एंड L⁻A-3b एंड प्लस c, एंड t की जो वैल्यू है वो -2c। ठीक है, इतना है क्लियर। अब इसमें अगर -2c क्लियर है तो अब इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, दोनों तरफ पावर को इक्वेट करें तो, ठीक है, दोनों तरफ अगर पावर को इक्वेट करें तो क्या होगा, देखो इसका पावर क्या है, m का पावर कितना है, 0 है, तो m 0 होगा। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-3b प्लस c इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक है, और -2c इक्वल टू कितना होगा, -2c इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड b इक्वल टू 0, नहीं b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1/2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ c, a, b and c, putting value of b equal to 0, c equal to 1/2 in equation 1 इक्वेशन में लिखेंगे, तो b इक्वल टू 0 रखोगे ना, तो a-3 इंटू b इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c 1/2 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 - 1/2 इक्वल टू, इसको रखेगा तो 1/2 हो जाएगा।
क्लियर है, ए बी एंड सी की वैल्यू पता चली गई। अब हमें इस सब की वैल्यू तो पता चली गई, अब हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसको तुम क्या बनाते हैं, स्टार, द मैजिकल इक्वेशन स्टार। ठीक है, एक अलग तरह का कुछ दिखता है इसलिए। अब चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन स्टार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन स्टार। इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करो तो देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, लेमडा की वैल्यू क्या है 0, मतलब सॉरी लेमडा की पावर क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी होगी लेमडा 1/2, रो b इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे 0, एंड g c की वैल्यू कितनी है 1/2। ओके, तो क्लियर है, ये इतना वैल्यू आएगा और ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू k अंडर रूट लैम्डा से, यही है आंसर। अब इसमें k इक्वल टू 1 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका कोई हिंट मिल नहीं रहा है, तो इक्वेशन जैसा है उसी तरह से उसको रहने देंगे। अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने k इक्वल टू 1 ले लिया था, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह का हिंट मिल रहा था कि k की वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम ले लिए वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी सा था, नीट का क्वेश्चन। ओके, अब हम इसके आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, उसको प्यारे बच्चे 2016 का नीट का क्वेश्चन है। इसमें कहता है लेंथ जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट पर, स्पीड ऑफ लाइट पर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड एक्सीलरेशन, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैं इससे पहले भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल गया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। ठीक है, तो मतलब समझ में आई बात है ना, मतलब लेंथ जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो आपको फाइंड आउट करना है P, Q एंड R की वैल्यू। ओके, यहां पर मैंने लिख रखा है, और K जो है ना फिर से डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। अब देखो, राइटिंग द डायमेंशन ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना उसका हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो देखो L लेंथ है m0, L1 T0 एंड K जो है ना वो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है h न्यू, और नहीं जानते तो जान लीजिए, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है सेकेंड में, सेकेंड करने का मतलब 12th में, 12th के सेकेंड बुक में मॉडर्न में है ये चीज़, बट यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू h न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो E तो एनर्जी है ml²t-2 अपन ने पढ़ रखा है, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, T-1 है, तो H इक्वल टू क्या होता है ml²t-1। क्लियर है, यही फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना है, H टी ml²t-1p, एंड स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखेंगे Lt-1q, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आपको टिप्स पर होना चाहिए m-1 L3 T-2, ये जो है ना ये बहुत जरूरी है। ओके, अब करिए इसको, m0 L1 T0 एंड m की पावर लिखेंगे m इक्वल टू p प्लस p माइनस r। ठीक है, p माइनस r, यहाँ से सॉरी ये माइनस r, एंड L इक्वल टू 2p प्लस q प्लस 3r। ओके, एंड t इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस p माइनस q एंड माइनस 2r। ओके, अब इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड,
दोनों साइड पावर को इक्वेट करें, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, दोनों तरफ पावर को इक्वेट करें तो P माइनस आर इक्वल टू 0 होगा प्यारे बच्चों। 2P प्लस Q प्लस 3R इक्वल टू क्या होगा 1, और माइनस P माइनस Q माइनस 2R इक्वल टू कितना होगा 0। क्लियर है कितना होगा। अब जब ये होगा तो इस दोनों को क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 तूने बना लिया है तो इसको तुमको इक्वेशन 2 बनाना होगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या होगा 4। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है और कुछ मैनिपुलेट करके कुछ वैल्यू आएगा तो देख लेते हैं, उसके बाद उसको इससे कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, P माइनस Q प्लस Q है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस R इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर कितना है 5। अब इक्वेशन 5 and 2 को ऐड करें तो एडिंग इक्वेशन 5 and 2, एडिंग इक्वेशन 5 and 2 को ऐड करें तो अगर 5 and 2 को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, देखो 5 and 2 को ऐड करोगे ना तो ये RR तो कैंसिल हो जाएगा, 2P इक्वल टू 1, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो P की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें क्या निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन, P इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन व्हाट, इस वाले में 2 में, तो 2 में पुट करोगे ना तो 1/2 माइनस R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन नंबर ए, R की वैल्यू PR। अब Q की वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, तो अब यहाँ पर तो पुट करना ही पड़ेगा कहीं, तो इक्वेशन किस में डालो, 4 में डाल दो, ठीक है। R एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, P इक्वल टू 1/2 एंड R इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन का कौन से, 4 वाले इक्वेशन में। अब 4 वाले इक्वेशन जो है ना इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस Q, ओके, -2 इंटू R इक्वल टू 0। तो -1/2 माइनस Q और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1, और यहाँ ये जो करोगे ना तो इसको है -Q और यहाँ पर ये -1 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो -Q -3, ये अगर इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो -Q इक्वल टू 3/2, Q इक्वल टू -3/2, तो ये इक्वेशन नंबर, ये Q की वैल्यू होगी -3/2। तो 2 मतलब समझ में आया, P, Q एंड R की वैल्यू पता चल गया हमें। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसको, उसके बाद हमें आंसर को मिलाना है, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो है ही, बट H की पावर P की वैल्यू देखो 1/2 एंड C की वैल्यू Q, तो Q की वैल्यू यहाँ है -3/2 एंड G की वैल्यू, पावर कितनी है 1/2। ओके, क्लियर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इतना। अब ऑप्शन में K इक्वल टू 1 लिया हुआ है तो K इक्वल टू 1 ले सकते हो, और थर्ड ऑप्शन है सही है इसका, तो फर्स्ट ऑप्शन, तो K इक्वल टू 1 लोगे, L इक्वल टू जो हो जाएगा ना वो √Hg अपॉन C 3/2। ओके, ये है आंसर, तो ये है ऑप्शन हेयर, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आई बात है इतनी, 5th। ओके, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो सारे मेंस या नीट लेवल के क्वेश्चन थे, इक्वेट करो, बेसिक वैल्यू डालो और निकल जाओ। लेकिन अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। एक सिस्टम ऑफ यूनिट कंसीडर करें जिसमें मास एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो डायमेंशनलेस है, ठीक है। इफ लेंथ हैज डायमेंशंस ऑफ L
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके तो अगर मान लीजिए समझ लीजिए ऐसा कि मास एंड एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो डायमेंशन लेस है। अब देखो यही पॉइंट थोड़ा सा नोट करने वाला है, ये डायमेंशन लेस कह के ये कह दिया है कि दोनों का डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। तो पहला तो है, जैसे पहले एक काम करें, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L to the power -3, ये सही है। द डायमेंशन ऑफ पावर इज L to the power -5, ये सही है। या डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज L to the power -2, ये सही है। फिर डी है, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज L-1। ऐसे लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, एल लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन L-1। मुझे ये पढ़ के लगा कि शायद लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन दिया हुआ है डायमेंशन लेस, लेकिन ऐसा नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए अब इसमें सबसे पहला जो अप्रोच है सॉल्यूशन का वो ये लेना पड़ेगा आपको कि एंगुलर मोमेंटम एंड मास का डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन ऑफ मतलब डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन ऑफ मास इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होगा। अब देखो इसमें बस ये डायमेंशन लेस है, ये कह दिया कि ये दोनों जो है ना आपस में इक्वल है, ठीक है। दोनों डायमेंशन लेस है मतलब दोनों इक्वल है। अब दोनों जब इक्वल है तो डायमेंशन ऑफ मास हम क्या लिखेंगे, M1 L0 T0, ओके। और डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ मुझे, ML लिखवाया हुआ है ML स्क्वायर T-1। प्यारे बच्चों क्लियर है इतना? अब इतना क्लियर है, इसका सीधा मतलब है आपको कि MM तो कैंसिल हो जाएगा, L0 है T0 है, और ये T इक्वल टू क्या हो जाएगा L स्क्वायर होगा। ये क्लियर, ये दोनों डायमेंशन इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वल हो जाएंगे तो मुझे प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। पहला डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स F इक्वल टू क्या होगा वो बताओ मुझे, मास इनटू मतलब फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो उसका डायमेंशन क्या होता है ML-T-2 ये होता है। और हम चूंकि ये कह रहे हैं कि मास का कोई डायमेंशन ही नहीं तो डायमेंशन लेस है, तो M तो 0 है, मतलब M के पावर 0 है, M इक्वल टू 1 मतलब वो डायमेंशन लेस है ही, डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है, डायमेंशन लेस है। तो L टू द पावर जो है ना वो T टू द पावर क्या लिखोगे, या L टू द पावर अगर लिखना है T की वैल्यू लिख लो, तो T के पावर यहाँ पर क्या लिखोगे, M तो हो जाएगा 0, L रहने दो और T की वैल्यू लिखो, तो T की वैल्यू जो लिखोगे ना T टू द पावर -2 और इसकी जो वैल्यू है वो लिखेंगे 2, तो ये इतना हो जाएगा। तो M0 L1 T टू द पावर -4, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, T टू द पावर ये जो है ना T के पावर यहाँ ये तो -2 होगा और ये L टू द पावर 2 होगा, तो T माइनस ये L टू द पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा L टू द पावर -3 हो जाएगा। ये है फोर्स का डायमेंशन पहला, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये फोर्स का डायमेंशन हमें निकल गया, मतलब कहने का ये कह रहा है जो है द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L-3, ये सही है। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर की डायमेंशन देख लीजिए, तो पावर का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है वो बताइए मुझे, ये होता है M मतलब जो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क ML² T-2 अपॉन T, तो ML-T-3 नहीं ML² T-2, तो ML-T-3 और M की तो डायमेंशन है नहीं, तो M इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और L² को हम क्या लिख सकते हैं, L के टर्म में पूछ रहा है तो कन्वर्जन आपको L में करना पड़ेगा, तो T की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी और T की वैल्यू जो है ना वो L² है और L टू द पावर -3 है, तो M0 है
एल स्क्वायर है, टी माइनस 6 है, और m0, m को हटा दे 0 है तो l टू द पावर -4, सॉरी 8l टू द पावर 6 होगा तो -4 हो जाएगा। क्लियर है, ये -4 हो गया। अब -4, तो ये ऑप्शन दे रहा है द डायमेंशन ऑफ पावर इज -5, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो बी तो इनकरेक्ट है। ओके, अब ये सही है, ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी वाला ऑप्शन जो है ना इनकरेक्ट है। चलो कोई नहीं, आगे सॉल्व करो फिर बताते हैं आपको। सी है, सी वाला ऑप्शन क्या करा है, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी L-3 है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा एनर्जी, तो ml² T-2, और m जो है ना मास जो है वो डायमेंशनलेस है। क्या है, डायमेंशनलेस है, तो m0 l² t की जगह पर फिर यही बात, वही गाना गाना है आपको, t टू द पावर स्क्वायर और -2 तो -4, और यहीं पर है l-2, तो मतलब एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो l-2 होगा। यस, सही है ये। उसके बाद डी ऑप्शन देखना है, डी क्या है, डी में भी है द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज l-1, तो यस देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है mb, और उसका डायमेंशन अपन ने पढ़ रखा है ml-1, और m तो 0 ही है m के पावर, और l रहना है t-1 करना है, तो t के जगह पर तो है l-2, तो ये क्या हो जाएगा ml-1, मतलब डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा ना l-1 होगा प्यारे बच्चों। तो ये डी मतलब सही है, ए सही है, ठीक है, ए पहला सही है, बी ऑप्शन सही नहीं है, सी सही है एंड डी सही है। आंसर आपका ए, सी एंड डी होगा, ये आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों समझ में आए 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया तो फिर इससे आगे फिर से करते हैं एडवांस का ये क्वेश्चन। कि प्यारे बच्चों ये 7th नंबर क्वेश्चन जो है 2015 जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन है। ओके, इसमें कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। अभी तक जो पढ़े थे ना आप 11th लेवल के ही टर्म सब आ रहे थे, यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट फोर्स, थोड़ा सा प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, ये थोड़ा सा 10th में जो आया हुआ है ना उसमें थोड़ा सा उससे भी आगे परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। परमिटिविटी क्या होता है बात करते हैं, परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट c, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस इज r। कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा, ठीक है, इसमें से देखो ये तो क्लियर है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट भी क्लियर है, परमिएबिलिटी में प्रॉब्लम, परमिटिविटी में प्रॉब्लम है। देखो ये जो है ना कूलॉम्स फोर्स, दो चार्ज के बीच जब लगता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r², तो इसको कहते हैं परमिटिविटी, जो कि परमिशन देता है कि कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स का होगा उस पर्टिकुलर मीडियम में। तो दो चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है, एयर में, वाटर में, कहीं भी, तो वो आपस में कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये डिसाइड करता है ये वाला फैक्टर। और परमिएबिलिटी जो है ना, दो मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के बीच कितना फोर्स लगेगा वो डिसाइड करता है। तो वो अपन लिखते हैं या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके सॉरी 4 पाई QM1 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, QM2 अपॉन r²। तो ये जो टर्म है ना ये है परमिएबिलिटी। अब इतना ज़्यादा उसमें समझने की जरूरत नहीं, तुमको जो चीज़ याद रखना है वो याद रख लो, बाकी तुम 12th में सब समझ जाओगे। और वैसे भी कर रखा है, एक बार इस चैप्टर को तुमको और पढ़ना चाहिए जब तुम 12th कर लो, तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। अब इसको क्या करते हैं रफ, और तुमको समझाते हैं हम इससे आगे का प्लान। ओके, देखो इसमें दो चीजें तुमको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला कि c जो है ना स्पीड ऑफ लाइट होता है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एंड रेजिस्टेंस जो इक्वल होगा वो होगा अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब c जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये क्या है परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है, और ये r जो होगा रेजिस्टेंस होगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर है इतना, ठीक है। अब जब ये क्लियर है बेटा तो अब आगे बढ़िए,
इसमें कोई डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इस एक्सप्रेशन का यूज करना है। अच्छा, मन में तुम्हारे एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये चीज और ये चीज आया कहाँ से? ये आप 12th के टर्म में ये पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल के लिए आपको याद रख लेना चाहिए और उस समय आप इसका सारा एनालिसिस पढ़ लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कंटेक्स्ट है तो हम इसका जिक्र कर दिए इस क्वेश्चन का, आप इसको समझ लीजिए और वहां पर आपको सारा चीज एनालाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले मेथड्स को थोड़ा सा समझ लो। देखो मेथड्स क्या है, पहला वाला जो है ना वो इक्वेशन क्या करेक्ट है पहले देख लो। यही चीज कह रहा है कि म्यू नॉट स्पीड ऑफ लाइट c एंड डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस इज r। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं? अगर दोनों तरफ के फिजिकल जो क्वांटिटी होंगे सेम हो जाएंगे तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं। तो वही चीज प्रूव करना है। देखो ये म्यू नॉट आई स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। अब देखो इसको लिखोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, और म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, वी अपॉन आई लिखेंगे, और वी अपॉन आई को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ये ए वाला जो टर्म हो जाएगा ना वी अपॉन आई ओम्स लॉ से, उसको क्या लिखते हैं, आर। तो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आर। तो ये हो गया पहला। अब यही चीज तो ये है, तो मतलब कहने का यहाँ पर आर इक्वल टू आर लिख सकते हैं। नहीं, ये ओम्स लॉ से वी अपॉन आई, और ये हमने आपको बताया कितना होता है इससे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब पहला जो है ना वो इक्वेशन सही है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखो, दूसरा एप्सिलॉन नॉट आई इक्वल टू म्यू नॉट इनटू वी। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसको कर लो उल्टा। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू वी अपॉन आई, और v अपॉन आई जो है ना वो इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट जो है ना वो है इक्वल टू v अपॉन आई को r लिख सकते हैं, और ये जो है ना ये वैल्यू जो है ये अंडर रूट लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लगाओगे, इन्वर्स करोगे तब जाकर ये वाला वैल्यू r आएगा। ठीक है, देखो एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये r होगा, बट इसको रेसिप्रोकल करो, म्यू नॉट लगाओ एप्सिलॉन नॉट लगाओ r करो और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लो, तो म्यू नॉट अपॉन इसको रेसिप्रोकल करो तो 1 अपॉन r, और ये 1 अपॉन अंडर रूट r। देखो क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये r विल नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन r। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया पहला। अब ये जब हो गया तो b यहाँ से समझ में आ गया, b वाला सही नहीं है, c वाला जो है ना वो है, तो c वाला i इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट c इंटू वी, और यहाँ पर i इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट c की वैल्यू जो लिखेंगे ना वो देखो 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू वी, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो i ये हो जाएगा अंडर रूट ये यहाँ से क्लियर, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, ये ठीक है। अब अपॉन म्यू नॉट इंटू वी, अब ये वी हो जाएगा, तो ये जो होगा ना इसको यहाँ लाओ मल्टीप्लाई करो, ये करोगे ना तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इस साइड वी अपॉन आई, और म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू आर। तो ये तो करेक्ट, दोनों तरफ सेम आ रहा है, मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाला ऑप्शन में क्या है, म्यू नॉट सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी। ओके, और ये इस साइड लाओ, सी की जगह पर वैल्यू रखो, सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये है एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी अपॉन आई, और ये जो है ना ये वाला जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये r है, r अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू r, ये कभी इक्वल होंगे नहीं आपस में, तो
दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ए एंड सी आंसर होगा। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर ए एंड सी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बातें। अब हमें पढ़ना है इसके डिफरेंस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल निकालिए। अब मुझे सॉल्व करना है क्या? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब मुझे समझना है आप लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। लिमिटेशन को 5 लिमिटेशंस मेजर है, बाकी और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन में पहला लिमिटेशन जो है, किसी भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन नहीं है। जैसे 1 2 3 है या 3/2 है या 5 है, जो भी है न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, उसका जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन नहीं है। मैंने लिख रखा है 1 2 3, जो भी है 3/2 कुछ भी है इस तरह के। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का भी, जैसे पाई है, इसका भी नहीं है। एक्सपोनेंट है, ई है, उसका भी डायमेंशन नहीं है, तो इन सब का डायमेंशन डिफाइंड नहीं है। We cannot find the value of proportionality constant by use of dimensions such as t equal to 2 pi। अच्छा, जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके k equal to 2 pi जो लिखे हैं, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये जो 2 pi है ना, आप देखे थे ना, एक अनदर मेथड हम लिख रहे थे, वहां पर k की वैल्यू लिख रहे थे कि 2 pi जो आएगा वो कोई दूसरे मेथड से आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप k equal to 2 pi नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो ये सेकेंड है। थर्ड है, देखो, बाय द यूज ऑफ, 2 बार द आ गया, द यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन नॉट डिराइव द कंपोजिट रिलेशन लाइक 1/f - 1/b - 1/u। ये जानता है ये क्या है? लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला पढ़े थे ना, लेंस फॉर्मूला, यही है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला को आप अगर डिराइव करना चाहे या फिर d = u + 80 ये सब डिराइव करना चाहे तो डिराइव तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके ये सही है या नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। नहीं तो फिर लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के इक्वल होता है, तो करेक्टनेस चेक करने में करेक्टनेस इसका चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना, 4th नंबर है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन दैट इन्वॉल्व ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिगोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे y = a sin ω t है, इसको डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, या फिर y = a log x है। इस तरह का अगर कुछ फंक्शन दिया हुआ है तो इसको डिराइव करना, हम मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉगरिथमिक फंक्शन का तो डायमेंशन लेस है वो कांस्टेंट, उसको डिराइव करना इम्पॉसिबल है। किससे? डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके। उसके बाद दिस मेथड इज fails to derive the relation where physical quantity depends upon more than 3 physical quantity। जब physical quantity 3 से ज्यादा पर डिपेंड करने लग जाता है तो वैसे कंडीशन में हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, t = 2 pi √I/mgl। I क्या है यहाँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट के घूमने की जो कैपेबिलिटी होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये t = 2 pi √m/mgl एक कोई ऐसा कंपाउंड पेंडुलम टाइप का होता है जो रिजिड पेंडुलम है, उसी के लिए ये है। ठीक है, इन्वॉल्विंग मोर देन 1 क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशंस कैन नॉट बी ऑब्टेन। अगर मान लीजिए जैसे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन में ये हाइट भी है और रेडियस भी है, तो हाइट लेंथ को बताता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? वाटर के सरफेस पर जो टेंशन लगता है ना उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये जब आप फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और ये हाइट है लिक्विड का और r रेडियस है, रो डेंसिटी है एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये दोनों तो ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये h लेंथ भी है और ये r ये भी लेंथ है, रेडियस ही है, तो दोनों लेंथ ही हो गया। तो ऐसे फॉर्मूले को निकालने में थोड़ी सी क्या होती है? कठिनाइयां होती है। तो इसको ऑब्टेन करना हम कैन नॉट बी ऑब्टेन, इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर पावर को बैठ ही नहीं पाएगा कि कैसे क्या आ रहा है। तो ये 6 कंडीशंस थे। बाकी आज हमने डायमेंशनल एनालिसिस फिनिश कर लिए। अब नेक्स्ट जो है ना वो एरर एनालिसिस है, उसको सॉल्व करेंगे। ओके।